होते हैं उन्हें बूस्ट अप करना, उन्हें स्पीड अप कर देना। जो रिएक्शन 15 सेकंड में होना है उसे कम करके, मैक्सिमम कम करके जो है उसको थोड़े टाइम में रिएक्शन करवा देना। अगर इंजाइम्स ना हो तो इंसान ज़िंदा ही नहीं रह सकता, निज़ाम जो है ज़िंदगी का वो नहीं चल सकता, क्योंकि डाइजेशन टाइम पे नहीं होगी और इस तरह के हज़ार मामलात हैं जो टाइम पे नहीं हो सकेंगे, जिसकी वजह से इंसान ज़िंदा ही नहीं रह सकेगा। तो हम इसकी एटिमोलॉजी देखते हैं कि एंजाइम्स को एंजाइम्स क्यों कहते हैं। तो यहाँ पे मैं गलत लिख किया हूँ, इसमें है ऐसे कि इट इज़ नेम्ड एज बिकॉज फॉर फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड इन यीस्ट। इनका मतलब इनसाइड, और जाइम्स जो है ये ग्रीक या जर्मन लैंग्वेज में यीस्ट को कहते हैं, वो वाली यीस्ट जो ब्रेड को फुलाती है या आटे को खमीरा कर देती है। इसके लिए लीवेंट का जो इंग्लिश में वर्ड है वो भी यूज़ होता है, यानी उन जो एंटीक लैंग्वेजेस है उनमें से सीधा ट्रांसलेट करें तो लीवेंट बनता है, लेकिन लीवेंट की जो डेफिनेशन है उसमें यही आता है कि जो यीस्ट है वही ये काम कर रही होती है। तो बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट यही है कि ये सबसे पहले यीस्ट में ही डिस्कवर हुए थे। और हमारी बॉडी में और कुछ बाकी एनिमल्स में भी कुछ जो आरएनए हैं वो भी ऐसे होते हैं जो इंजाइम्स का फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं या रिएक्शंस को कैटलाइज कर रहे होते हैं, उन्हें हम राइबोजाइम कहते हैं। और इसमें हम देखें तो इनकी जो एक मेन प्रॉपर्टी में से एक प्रॉपर्टी है कि जो इंजाइम है वो वेरी स्पेसिफिक होते हैं, यानी एक तरह का जो इंजाइम है, यानी एक इंजाइम है वो एक रिएक्शन को कर सकता है स्पीड अप, या फिर एक तरह के रिएक्शंस को स्पीड अप कर सकता है। ये आगे जाके देखेंगे कि इसमें क्या फ़र्क आता है। तो ये दो तरह के जो हैं, यानी इसमें पॉसिबिलिटी ले लेते हैं कि ग्रुप ऑफ रिएक्शंस को भी कर सकता है, वैसे एक रिएक्शन को भी कर रहा होता है। और ये क्यों होता है, अपने ये इतना स्पेसिफिक क्यों होता है, तो ये एक्टिव साइट की तौर पे की वजह से इतना स्पेसिफिक होता है कि ये एक एक्टिव साइट एक ही सबस्ट्रेट को काम करा रही होती है, यानी एक ही सबस्ट्रेट को कैटलाइज कर रही होती है। और अगर ग्रुप ऑफ रिएक्शंस को कर रहा हो तो वो एक्टिव साइट थोड़ा सा खुद को मोल्ड करके डिफरेंट जो क्लोजली रिलेटेड सबस्ट्रेट्स हैं उनको कैटलाइज कर सकती है। जो इसकी एक्टिव साइट है वो 3 से 12 अमीनो एसिड्स के बनी होती है। अब एक्टिव साइट के भी दो हिस्से हैं, एक बाइंडिंग साइट है और एक कैटालिटिक साइट है। जो बाइंडिंग साइट है वो बॉन्ड्स बनाती है, उसके अमीनो एसिड बॉन्ड बनाते हैं सबस्ट्रेट के बॉन्ड के साथ, सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स के साथ, और ये भी चार्ज्ड साइट ही होती है, यानी इस पर भी कुछ चार्जेस होते हैं। और जो कैटालिटिक साइट होती है ये जो है मेन जो मेटाबॉलिकली एक्टिव साइट होती है किसी भी इंजाइम की, जो असल में रिएक्शन करवा रही होती है या कैटालाइज। इसका रिएक्शन से मेरा मतलब पूरी वीडियो में होगा कि कैटालिसिस। तो इसका जो कैटालिसिस है ये कैटालिटिक साइट करी होती है, ये भी चार्ज होती है। अब जो एंजाइम है इसको भी हम उसके फंक्शन की उसकी फंक्शन कह लें, स्ट्रक्चर कह लें, उस बेस पे भी हम दो तरह में जो है इसको डिवाइड करते हैं, एपो एंजाइम और हेलो एंजाइम। एपो एंजाइम वो होते हैं जिनका कोई कोफैक्टर उनसे डिटैच हुआ हो, और हेलो एंजाइम वो होते हैं जो जिनका कोफैक्टर उनके साथ अटैच हुआ हो, और ये एक्टिव होते हैं, और एपो एंजाइम इनएक्टिव होते हैं। हमने वो बेसिक एक एग्जांपल पढ़ी हुई है पेप्सिनोजिन और पेप्सिन वाली। तो जो पेप्सिनोजिन है वो एपो एंजाइम है और जो पेप्सिन है वो हेलो एंजाइम है, क्योंकि पेप्सिनोजिन इनएक्टिव होता है तो वो किसी चीज़ को जो है वो डिग्रेड नहीं करता, और जो पेप्सिन है जब वो स्टमक वॉल्स में आता है तो वो हर चीज़ को डाइजेस्ट कर सकता है, तो वो एक्टिव होता है। और हमने यहाँ पे इसकी एंजाइम की एक डायग्राम भी बनाई है, इसमें हमने चार्ज पोर्शन दिखाया हुआ है। साइडों वाला जो है वो बाइंडिंग साइट है, और जो दरमियान में एक क्लेवेज पड़ रही है, या इसको हम क्या वैली टाइप जो स्ट्रक्चर बन रहा है, ये तो एक अज्यूम की हुई डायग्राम है। तो ऐसे इसमें एक कैटालिटिक साइट होती है जो मेनली रिएक्शन को प्रोसीड करवा रही होती है, यानी कैटालिसिस कर रही होती है। अब हमारे पास हम कहेंगे जी कोफैक्टर का हमने ऊपर जिक्र कर लिया एपो एंजाइम और हेलो एंजाइम में। कोफैक्टर है क्या चीज़, तो कोफैक्टर जो हैं वो एक एंजाइम के हेल्पर्स होते हैं, एंजाइम फॉर एंजाइम कह सकते हैं, या उनको हेल्पर्स कह सकते हैं सिंपली, जो रिएक्शन करने में, यानी रिएक्शन से यहाँ पे मेरा जो मुराद है वो कैटालिसिस है, कैटालिसिस करने में हेल्प कर रहे होते हैं। अब ये भी जो है वो मेजरली दो तरह के होते हैं, कुछ इनऑर्गेनिक होते हैं, कुछ ऑर्गेनिक होते हैं। जो इनऑर्गेनिक होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है वो मेटेलिक आयंस होते हैं, और ये डिटैचेबल होते हैं, ये उतर सकते हैं, अलहदा हो सकते हैं, और ये सिर्फ उसी वक्त ही बाइंड करते हैं जिस वक्त सबस्ट्रेट ने बाइंड करना हो, और उस वक्त ही ये जो चाहिए उसी वक्त ही चाहिए होते हैं, तो उसी वक्त जाके अटैच हो जाते हैं, उसके बाद फिर अलहदा हो जाते हैं, और ये एक्टिवेटर्स का काम कर रहे होते हैं। इन्हें एक्टिवेटर्स का नाम दिया जाता है। एग्जाम्पल हमने नीचे लिखी है,
आयरन का आयन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कॉपर हो गया। और ये जो को फैक्टर्स हैं ये नॉट ओनली हेल्प एंजाइम्स इन कैटालिसिस बट आल्सो हेल्प्स इन बाइंडिंग द सबस्ट्रेट टू द एंजाइम। ठीक है जी, कई जैसे ब्रिज के तौर पे भी काम कर रहे होते हैं। और जो ऑर्गेनिक होते हैं उसकी भी आगे दो एग्जाम है, प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम। जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो कोवलेंटली बॉन्डेड होता है यानी स्ट्रांगली अटैच्ड होता है अपने एंजाइम के साथ, और जो कोएंजाइम है वो लूजली अटैच्ड होता अटैच्ड ही है। अगर हम इसके अटैचमेंट के ऊपर देखें तो इसकी तीन जो है डिफरेंट काइंड्स बनेगी। इनऑर्गेनिक में जो मेटेलिक आइंस होते हैं या एक्टिवेटर्स होते हैं वो डिटेचेबल होते हैं यानी अलहदा हो जाते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप टाइटली बाइंडेड कोवलेंटली बाइंडेड होता है, और जो कोएंजाइम है वो लूजली अटैच्ड होता है लेकिन होता अटैच्ड है। प्रोस्थेटिक ग्रुप की हमने एग्जांपल देखें तो पोरफिरिन रिंग देख सकते हैं, और कोएंजाइम में हमारे पास ATP है, NAD है, FAD पॉजिटिव है। और ये जो कोएंजाइम होते हैं ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है ये विटामिन्स के डेरिवेटिव्स होते हैं। जी हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। तो हमने पहले सिंप्लीफाई करके एक यहाँ पे इक्वेशन लिखी हुई है मैकेनिज्म की कि एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट ES कॉम्प्लेक्स, उसके बाद यहाँ पे हो रही है कैटालिसिस जो रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है, और उसके बाद बनेगा एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, और उसके बाद जो है वो प्रोडक्ट डिटैच हो जाएगी, अलहदा हो जाएगी। और जो हमारे पास ES कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है वही कैटालिटिक एक्टिविटी को स्टार्ट करती है, वहीं से जो एक्टिवेशन होती है, और उसके बाद EP कॉम्प्लेक्स बनता है। जो ES कॉम्प्लेक्स और EP कॉम्प्लेक्स है ये दोनों बहुत ज़्यादा शॉर्ट लिव्ड होते हैं, क्योंकि मिली सेकंड से भी छोटी की गेम होती है, आराम से वो प्रोडक्ट बन के अलहदा डिटैच रहती है। यही तो हमारा मकसद है कि हम इसको जो रिएक्शन है इसे बूस्ट अप कर सके, मिनिमम टाइम इसमें कंज्यूम हो। जो एंजाइम है वो अपनी एक्टिव साइट्स की जो है वो कंडीशंस को भी चेंज कर सकते हैं, उसमें pH को चेंज कर सकते हैं, वाटर कंडीशन को चेंज कर सकते हैं, उसमें वो उसके टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं, ये वो इसको रेगुलेट कर सकते हैं। यही चीज़ उन्हें ग्रुप ऑफ रिएक्शंस पे जो है वो यूज़ होने में मदद करती है। अब जो हमारे पास इसके मैकेनिज्म के दो मेन मॉडल्स हैं, एक लॉक एंड की मॉडल है और एक इंड्यूस्ड फिट मॉडल है। जो हमारे पास लॉक एंड की मॉडल है ये 1894 में एमिल फिस्चर ने प्रपोज्ड किया था, और ये जो डेट है इसमें PTB की बुक में और नेशनल बुक फाउंडेशन यानी फेडरल की बुक में थोड़ा सा मसला है, चेंज है, तो मैंने यहाँ पे 1894 लिखी है फेडरल के हिसाब से। ये एमिल फिस्चर ने जो है ये प्रपोज किया था। उसके बाद इसका कहना क्या था, ये कहता क्या था, ये कहता था कि जो एक्टिव साइट है वो एक रिजिड और डेफिनेट शेप वाला स्ट्रक्चर है जो खुद को चेंज नहीं करता और सबस्ट्रेट के कॉम्प्लीमेंट्री होता है। एक्टिव साइट चेंज नहीं होती, जैसे एक मखसूस जो चाबी है वो एक मखसूस ताले को खोल सकती है, इसी तरह एक मखसूस एंजाइम एक मखसूस जो है सबस्ट्रेट को जो है वो कैटालिटिक एक्टिविटी में हेल्प कर सकता है, यानी उसके रिएक्शन में से हेल्प कर सकता है। यहाँ पे जो सबसे बड़ी कन्फ्यूजन हमें होती है, कि मैं भी इसमें काफ़ी देर पढ़ा रहा था कि भाई एंजाइम जो है हम समझते हैं कि वो लॉक है और सबस्ट्रेट की है, जो कि सरासर गलत चीज़ है। ये मैंने PTB से भी चेक किया है, नेशनल बुक फाउंडेशन से भी चेक किया है, KPK की बुक से भी चेक किया है। जो एंजाइम है वो की है और जो सबस्ट्रेट है वो लॉक है। जैसे एक ख़ास चाबी एक ख़ास ताले को खोलती है, वैसे एक ख़ास एंजाइम एक ख़ास सबस्ट्रेट के लिए ही यूज़ हो सकता है। अब जो ये मॉडल है ये मैंने पहले कहा था कि हम इसकी स्पेसिफिसिटी पे बात करेंगे कि ये ग्रुप ऑफ रिएक्शंस को और अकेले रिएक्शंस को कैसे हेल्प करते हैं। तो ये मॉडल है लॉक एंड की मॉडल, ये स्पेसिफिसिटी जो होती है उसको रिफ्लेक्ट करता है, यानी उसको एक्सप्लेन करता है। जो एंजाइम्स इसके ऊपर बेस करके अपनी एक्टिविटी करेंगे वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होंगे, वो एक ही जो है आपके सबस्ट्रेट पे काम करेंगे। और ऐसे एंजाइम्स को हम क्या कहते हैं, नॉन रेगुलेटरी एंजाइम्स। नॉन रेगुलेटरी के नाम से इससे वाज़िया हो रहा है कि ये रेगुलेट नहीं करता अपनी कंडीशंस को,
और दूसरे सबस्ट्रेट के साथ बाउंड नहीं हो सकता। इसकी एग्जांपल हमारे पास है सुक्रेज और माल्टेज की, और ये एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी होती है वो भी इसी मॉडल के अकॉर्डिंग ही होती है, यानी यही मॉडल उसको एक्सप्लेन करता है कि व्हेन वन एंजाइम कैन रेगुलेट ओनली वन सबस्ट्रेट एंड essentially नो अदर्स इज कॉल्ड एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी। यानी जो एंजाइम्स नॉन रेगुलेटरी एंजाइम्स होते हैं, जो एंजाइम्स एमिल फिशर के लॉक एंड की मॉडल के ऊपर बेस्ड होते हैं, उनकी स्पेसिफिसिटी को हम एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी कहते हैं, जिसमें यूरिएज एक एग्जांपल है कि वो सिर्फ और सिर्फ यूरिया को ही जो है वो अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज करती है। दूसरा हमारे पास जो इसका मॉडल है और जो ज़्यादा एक्सेप्टेड मॉडल है, जो ज़्यादा एंजाइम्स पर लागू होता है, जिसके ऊपर ज़्यादा एंजाइम्स की जो रिएक्शन है हम उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो है इंड्यूस्ड फिट मॉडल, जो 1959 में कोशलैंड ने जो है प्रपोज किया था। इसके मुताबिक एक्टिव साइट जो है वो फ्लेक्सिबल है, सबस्ट्रेट के मुताबिक खुद को चेंज कर लेती है, जिस तरह का सबस्ट्रेट होता है अपने आप को उस तरह मोल्ड कर सकती है। लेकिन ये नहीं कि बिल्कुल ही जो 190 डिग्री पे कोई, जैसे एक बहुत ही डिफरेंट सबस्ट्रेट है और एक बहुत ही डिफरेंट सबस्ट्रेट है तो वो उसे जो है वो कैटालाइज कर देगी, ऐसा भी नहीं है। ग्रुप ऑफ रिएक्शन जो स्पेसिफिक होते हैं उसके अंदर ही रहती है। जब एक सबस्ट्रेट जिसकी जो शेप थोड़ी सी चेंज होती है एक्टिव साइट के साथ, जब वो उसके पास आती है तो जो एक्टिव साइट है वो खुद को रेगुलेट करती है, एंजाइम उसको चेंज कर लेता है, मोल्ड कर लेता है सबस्ट्रेट के मुताबिक। और जब सबस्ट्रेट अलग होता है तो वो अपनी एक्टिव साइट को दोबारा से ओरिजिनल शेप में ले आता है। इस तरह से जो एक एंजाइम है वो मोर देन वन रिलेटेड रिएक्शंस, बहुत डिफरेंट रिएक्शंस नहीं, रिलेटेड रिएक्शंस परफॉर्म्स कर सकते हैं। और जो ऐसे एंजाइम होते हैं उसे हम रेगुलेटरी या एलोस्टेरिक एंजाइम्स कहते हैं। और इसमें एग्जांपल हमारे पास कार्बोनिक एनहाइड्रेज की है। इसमें हमारे पास एक और एग्जांपल थी, आई थिंक वो जो रुबिस्को था, उसमें भी वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों को यूज़ कर सकता है। और जो हेमोग्लोबिन में भी होते हैं कुछ, चलें वो अगर मुझे मिल गया तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और इन दोनों मॉडल्स के मेरे पास कुछ एक्सप्लेनेटरी जो हैं वो गिफ जो हैं जो मैंने अमीबा सिस्टर से लिए हैं, और ये उनकी ही जो है कोर्टिसी, उनकी प्रॉपर्टी, मेरी अपनी प्रोडक्शन नहीं है, तो वो मैं इसमें ऐड कर दूंगा। होप्स हो कि कोई स्ट्राइक नहीं पड़ेगी। अच्छा जी, आगे अब हम बात करेंगे जी एक्टिवेशन एनर्जी की। जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो होती क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है जो किसी भी रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए हमें चाहिए होती है। ये एक एनर्जी बैरियर होता है। कुछ रिएक्शंस में एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, कुछ में कम होती है। कुछ रिएक्शंस में जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनका एनर्जी कंटेंट रिएक्टेंट से कम होता है, उसमें हमें जो है वो उसमें भी एक कंसिडरेबल जो है एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है। और कुछ में जो रिएक्टेंट्स हैं उनका जो एनर्जी कंटेंट है वो बहुत कम होता है और जो प्रोडक्ट्स है उसका ज़्यादा होता है, लेकिन उसमें भी हमें चाहिए होती है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी हर रिएक्शन के लिए चाहिए होती है, कुछ की कम होती है, कुछ की ज़्यादा होती है। तो इस मामले में एंजाइम क्या करता है? एंजाइम यहाँ पर ये करता है कि जो एंजाइम है वो आपके एक्टिवेशन एनर्जी को बहुत ज़्यादा कम कर देता है, एनर्जी बैरियर को बहुत ज़्यादा छोटा कर देता है। जहाँ पे फॉर एग्जांपल ये कोई वैल्यू अज्यूम्ड वैल्यूज़ कह सकते हैं, अभी कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं, जहाँ पे 1000 किलो जॉल चाहिए वहाँ पे अगर आपको वो 220 किलो जॉल पे ले आता है तो आपका रिएक्शन बहुत जल्दी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसमें और कोई इतनी रॉकेट साइंस है नहीं। और जो इसकी वो एक्टिवेशन एनर्जी फुल होती है वो ES कॉम्प्लेक्स की होती है, उसकी एनर्जी उतनी होती है, और ये चीज़ें इसमें सारी बेसिक सी चीज़ें। अगली जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम्स। सबसे पहले हम इसमें टेम्परेचर देखेंगे। तो हम आपके सामने ग्राफ मौजूद है जिसमें एक साइड पे एंजाइम एक्टिविटी है और एक साइड पे जो हमने टेम्परेचर दिया है। हम देखते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है एंजाइम एक्टिविटी बढ़ती जाती है, लेकिन एक मुकाम ऐसा आता है, हर किसी की ज़िंदगी में एक मुकाम ऐसा आता है कि उसके वो उस जगह पे अपनी मैक्सिमम एनर्जी जो है वो मैक्सिमम अपना काम कर रहा होता है, मैक्सिमम अपनी जो है वो एंजाइम अपनी कैटालिटिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा होता है।
और इस पॉइंट को जिस पे वो अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी तक उसको यूज़ कर रहा होता है, अपना वर्क कर रहा होता है, कैटालिसिस कर रहा होता है, इसे हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। अब जब टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर से भी ज़्यादा होता जाता है तो इसकी जो एक्टिविटी है वो डिक्रीज़ करनी शुरू कर जाती है, इसकी एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ कर देती है। और जब बियॉन्ड टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर जाता है, इसकी एक्टिविटी क्यों डिक्रीज़ होती है, तो जब इसकी फुल एक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाए, यानी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो गया, ऑप्टिमम टेम्परेचर से गुजर गया, तो एक वक्त आता है कि जब वाइब्रेशंस इतनी ज़्यादा हो जाती हैं एंजाइम की कि जो एंजाइम के अंदर बॉन्ड होते हैं जो कि पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं, या फिर टर्शरी और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर के हवाले से देखें तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं या हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स होते हैं, वो ब्रेक करना शुरू होते हैं और एंजाइम डीनेचर हो जाता है, अपनी नेचर खो बैठता है। उसे हम कहते हैं ये जो एंजाइम की डीनेचुरेशन हो गई है, और इतना टेम्परेचर हमने ज़्यादा कर दिया कि एंजाइम अपनी शक्ल ही खो बैठा, अपना 3D स्ट्रक्चर ही खो बैठा। अब वो मज़ीद जो है एक्टिविटी नहीं परफॉर्म कर सकता, क्यों? उसकी एक्टिव साइट ही नहीं रही, एक्टिव साइट की शेप बिगड़ गई, अब वो सबस्ट्रेट उस पर नहीं लग सकता, और जो उसकी कॉम्पोजिशन थी वो ही टूट गई। जब एक चीज़ बिखरेगी तो वो क्या काम करेगी। जो अगला टॉपिक तो खैर नहीं, जो अगली चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं वो ऑप्टिमम पीएच है। जैसे एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, वैसे ऑप्टिमम पीएच होती है, जिसके ऊपर जो है आपके एंजाइम वो अपनी मैक्सिमम जो है वो कैटालिसिस कर रहा होता है। जो अब पीएच का हम ताल्लुक देखेंगे हाइड्रोजन आयंस के साथ, ये चीज़ मैंने क्लोरोप्लास्ट वाले टॉपिक में भी डिस्कस की है और फोटोफॉस्फोराइलेशन में भी की है और केमियोस्मोसिस में भी की है, जो वीडियो लेक्चर्स मौजूद हैं, कि जो पीएच का रिलेशन है हाइड्रोजन आयंस के साथ वो इन्वर्स रिलेशन है। जितने ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस होंगे पीएच उतनी कम होगी, और जितनी ज़्यादा पीएच होगी उतने हाइड्रोजन आयंस कम होंगे। ये एक वैसे डिफरेंट चीज़ है, केमिस्ट्री में हम ज़्यादा इसको पढ़ते हैं, लेकिन मैंने कहा कि ये कन्फ्यूजन बच्चों को रहती, तो मुझे भी बड़ी कन्फ्यूजन रहती थी इसमें, क्योंकि ये इस तरह होता है कि नेगेटिव लॉगरिथम होता है, तो जैसे जैसे हाइड्रोजन आयंस बढ़ते जाते हैं पीएच कम होती जाती है, इन्वायरमेंट जो है वो एसिडिक होता जाता है, और जैसे जैसे पीएच बढ़ती जाती है इन्वायरमेंट बेसिक होता जाता है, हाइड्रोजन आयंस आम कम हो जाते हैं। और कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो ज़्यादा वर्क सही तरीके से करते हैं एसिडिक मीडियम में, कुछ न्यूट्रल मीडियम में, कुछ हमारे उसमें बेसिक मीडियम में। ये मैंने कुछ ऑप्टिमम पीएच वैल्यूज़ यहाँ पे लिखी हैं काफ़ी सारे एंजाइम्स की, जो अगर रट्टा लगा लीजिए तो क्या ही बात है। नहीं तो इससे अंदाज़ा हो सकता है कि कुछ जैसे ये पेप्सिन है ये एसिडिक में काम करता है, अर्जिनेज जो है वो बेसिक में करता है। मैंने कोशिश की एक तरतीब से बना लूँ, इसको रट्टा लगाना आसान हो जाएगा अगर एक तरतीब से बना हुआ हो। अच्छा, अब हम देखेंगे कि चेंजेस इन पीएच कैसे हमें जो है इफ़ेक्ट कर सकते हैं। अगर स्लाइड चेंज हो पीएच में, इन्वायरमेंट के पीएच में या उस एंजाइम के पीएच में, तो उसमें जो है आयोनाइजेशन हो सकती है, किसकी? एंजाइम की और सबस्ट्रेट की, क्योंकि ये भी मॉलिक्यूल से एटम से मिलके बने होते हैं, तो उनकी आयोनाइजेशन हो सकती है। एंजाइम की आयोनाइजेशन हो जाए एक्टिविटी तब भी रिटार्ड हो जाएगी, सबस्ट्रेट की हो जाए तब भी रिटार्ड हो जाएगी। अगर पीएच में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है, पीएच जो है वो बहुत ज़रूरी होती है इस मामले में, बहुत एक नैरो रेंज में रखी जाती है, क्योंकि अगर ये ना हो, अगर ये फ्लक्चुएशंस आती रहें, तो हमारे तमाम के तमाम जो स्ट्रक्चर्स हैं, क्योंकि वो मॉलिक्यूल्स और एटम से बने होते हैं, तो वो डीनेचर हो जाएंगे, वो उनकी आयोनाइजेशन हो जाएगी और इंसान ज़िंदा ही नहीं रह सकेगा। हाई चेंजेस अगर पीएच में फ्लक्चुएशंस आएँ तो सीधी सीधी बॉन्ड ब्रेकेज हो जाती है एंजाइम की, और वही हाल होता है जो उसमें था, डीनेचुरेशन, एंजाइम ही नहीं रहा, एक्टिव साइट ही नहीं रही, तो वो वर्क क्या करेगा। अब जो हमारी वैल्यू है ऑप्टिमम टेम्परेचर की, हमने यहाँ पे लिखी, यहाँ पे हमने एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिखी है, वो 36.8 के करीब होती है, हमने यहाँ पे 37.5 लिखी है, तो 37.5 36.8 जो है ये ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी का। हमारे यहाँ पे एंजाइम बेस्ट पे काम कर रहे होते हैं। जो अगले फैक्टर्स हैं वो है जी एंजाइम कंसंट्रेशन और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। अब मैंने इसको सीधा एक जो रिलेशन वाले फार्मूले में इसको ये समझ इसमें से आ जाएगी इंशाल्लाह। रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंजाइम्स के साथ। क्यों? क्योंकि एंजाइम्स बढ़ने से एक्टिव साइट बढ़ेंगी, और ये सिर्फ तभी होता है जब सबस्ट्रेट अनलिमिटेड हो।
अगर सबस्ट्रेट अनलिमिटेड हो तो जब हम एंजाइम्स को 2x करेंगे यानी इसकी तरह डबल करेंगे, एक्टिव साइट डबल हो जाएगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाएगा। लेकिन अगर हम एक सर्टेन लिमिटिंग कंसंट्रेशन से ज़्यादा करते जाएं तो रेट ऑफ रिएक्शन का कोई उस पर डिपेंडेंस नहीं होगी। और अगर हमारे पास सबस्ट्रेट भी जो है वो लिमिटेड होता है तो वो ख़त्म हो जाएगा रिएक्शन जो है वो, उसकी रेट ऑफ रिएक्शन है वो ज़ीरो, यानी ज़ीरो तो खैर नहीं होता, वो कम हो जाएगा। और जो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है उसका भी डायरेक्ट रिलेशन है सबस्ट्रेट के साथ रेट ऑफ रिएक्शन का। लेकिन इसमें ये शर्त है कि जो एक्टिव साइट्स है, फ्री एक्टिव साइट्स, वो मौजूद होनी चाहिए। अगर हम देखेंगे कोई एक्टिव साइट मौजूद ही नहीं है, सारे के सारे एंजाइम्स की जो एक्टिव साइट्स हैं वो फिल हुई हैं, फिर हम जितना मर्जी जो है वो सबस्ट्रेट डाल जाए, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। जब तक एक्टिव साइट ही नहीं होगी तो रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं होगा। तो इस सिचुएशन को कहते हैं हम सैचुरेशन। जब तमाम की तमाम एक्टिव साइट ऑक्यूपाइड हो जाए हम इसे सैचुरेशन कहते हैं। हाई एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन हो तो हम इंक्रीज़ करते जाएँ सबस्ट्रेट, रिएक्शन जो है वो भी इंक्रीज़ करता जाएगा इक्विलिब्रियम स्टेट तक। जैसे उसमें हुआ था कि अगर हम एंजाइम बढ़ाते जाएंगे और सबस्ट्रेट अनलिमिटेड है, रिएक्शन बढ़ता जाएगा। यहाँ पे हमारे पास एंजाइम बहुत हाई क्वांटिटी में हो, हम सबस्ट्रेट बढ़ाते जाएं तो रिएक्शन तेज़ होता जाएगा। लेकिन यहाँ पे सेचुरेशन हो सकती है, अगर हमारे पास एंजाइम कम हो, हम बहुत ज़्यादा सबस्ट्रेट डाल दें, वो उसको ऑक्यूपाई कर लें, सेचुरेशन हो जाएगी, रिएक्शन आगे प्रोसीड ही नहीं करेगा जब तक वो रिएक्शन नहीं हो जाएगा। तो उसमें रेट पे फिर फ़र्क नहीं आएगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा। वो सेचुरेशन पॉइंट के बाद देखें ग्राफ भी यहाँ पे कांस्टेंट हो गया। तो जी ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा और कुछ हेल्प मिलेगी इससे। अगर हेल्प मिले तो दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।